स्विच को बार बार इधर उधर घुमाने की आवाज आ रही थी और मेघा चिड़चिड़ी सी हो रही थी। ओफो, क्या मुसीबत है, क्या है इसमें, ये कैसे काम करेगा। वो बार बार माइक्रोवेव के टेम्परेचर सेटिंग को आगे पीछे कर रही थी। इधर निर्मला जी गैस पर धीरे धीरे गाजर का हलवा पका रही थी और मुस्कुराकर अपनी बहू मेघा की तरफ देखकर बोली, क्या हो गया है बहू, क्या परेशानी है, लाओ क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं। उन्होंने बड़े ही प्यार से अपनी बहू से कहा, पर मेघा जो कि काफी देर से परेशान थी, वो थोड़ा झल्लाते हुए एक झटके में मुड़कर बोली, अरे नहीं माँ जी, अब जब मुझसे ही ये समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आपको इसमें क्या समझ में आएगा। ये बहुत ही मुश्किल है। एक तो आजकल नई नई टेक्नोलॉजी आ गई हैं और हर चीज को एक्स्ट्रा एडवांस बनाने के चक्कर में ये लोग पता नहीं क्या क्या चीजें डाल देते हैं ताकि ये दिखा सकें कि देखो कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी है ये लोग अपने प्रोडक्ट में दे रहे हैं, जबकि इन सब चीजों से हेल्प तो कम होती है, मुश्किल ज्यादा बढ़ जाती है। ये सुनते ही निर्मला जी के चेहरे पर एक उदासी छा गई। उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, तुम खुद से देख लो। और फिर वो वापस कढ़ाई में गाजर का हलवा धीरे धीरे करछी से चलाने लगी। कुछ देर के बाद उनका बेटा निश्चय ऑफिस से आकर सोफे पर बैठ जाता है। निर्मला जी को पता था कि उनका बेटा ऑफिस से लौट रहा होगा, इसीलिए उन्होंने दूसरे चूल्हे पर चाय भी चढ़ा दी थी। जब वो बनकर तैयार हो जाती है तो वो चाय का कप लेकर अपने बेटे के पास पहुंचती हैं और उसके पास ही बैठ जाती हैं। और आज कैसा दिन रहा बेटा तुम्हारा। निश्चय की नजरें अपने फोन पर अभी भी जमी हुई थीं और वो बिना अपनी माँ की तरफ देखे ही कहता है, अच्छा था माँ। और हाँ, मैं आपसे एक बात और कहने वाला था, अगर कभी भी आपके फोन पर किसी भी अनजान नंबर से कॉल आए ना तो उठाइएगा नहीं। निर्मला जी हैरान होकर पूछती हैं, क्यों बेटा, ऐसा क्यों। निश्चय बोलता है, क्योंकि आजकल बहुत फ्रॉड हो रहे हैं। आप कह रही थी ना कि वो आपको स्मार्टफोन चाहिए, लेकिन नहीं, आपके लिए वो पुराना कीपैड वाला फोन ही ठीक है। स्मार्टफोन आपको वैसे भी समझ में नहीं आएगा और फिर स्मार्टफोन होने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, इसीलिए आप वही कीपैड वाला फोन ही चलाइए। निश्चय प्यार से अपनी माँ से कहता है, जिस पर वो चुपचाप सिर हिला देती हैं। ठीक है बेटा, जैसा तुम कहो। शाम को निर्मला जी का पोता आरव स्कूल से लौटकर आता है और टेबल पर एक तरफ बैग रखकर आराम से सोफे पर पसर जाता है। निर्मला जी उसे देखकर खुशी से पूछती हैं, आज होमवर्क मिला है क्या। इस पर आरव कहता है, हाँ दादी, आज तो मुझे स्कूल में जो मैथ के क्वेश्चन सर ने दिए थे वो भी समझ में नहीं आ रहे थे। इस पर वो कहती हैं, अच्छा दिखाओ तो जरा, मुझे दिखाओ, मैं तुम्हें बताती हूँ कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। पर आरव उनकी बात सुनकर कंधे उचकाकर कहता है, दादी आपका तरीका बहुत ही अलग है, आपको समझ में नहीं आएंगे मेरे ये सवाल। ये सुनते ही उनका चेहरा बुझ सा जाता है। वो कहती हैं, ठीक है बेटा, फिर तुम अपने पापा से पूछ लेना। ये सुनकर आरव अपने कमरे में चला जाता है। रात के खाने के समय सब लोग हंसी खुशी बातें कर रहे थे। मेघा कहती है, माँ जी, मैंने एयर फ्रायर लाने की सोच रही हूँ, अब तो काफी अच्छी डिजिटल वाले भी आने लगे हैं। निर्मला जी बोलती हैं, पर बेटा इन सब चीजों की आखिर जरूरत ही क्या है। निश्चय कहता है, अरे माँ, नई नई टेक्नोलॉजी ने चीजों को बहुत आसान कर दिया है और आप परेशान मत होइए, मेघा तो सब कुछ सेट करके रख देगी। निर्मला जी चुपचाप अपना खाना खाती हैं। खाना खत्म होने के बाद सब लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। सबके सोने के बाद वो ड्राइंग रूम में अकेली बैठी हैं और अपने पुराने कीपैड वाले फोन को हाथ में लेकर देखने लगती हैं। कुछ देर के बाद वो बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती हैं और बाहर की शांति को अपने अंदर महसूस करते हुए खुद से कहती हैं, सब मेरी भलाई चाहते हैं। मगर उनकी आवाज में अजीब सी उदासी होती है। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन निर्मला जी के अंदर जैसे एक अजीब सी उमस भरी हुई थी। वो अपने दोनों हाथों को देखती हैं। ये वही हाथ हैं जो कभी चौक पकड़कर बोर्ड पर एक से एक कठिन समीकरण लिखा करते थे, पर आज ये सोचते ही उनका मन भर आता है। अगले दिन आरव जब स्कूल से लौटकर अपना बैग टेबल पर रखता है तो झुंझलाकर कहता है, दादी मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ, मुझे तो मैथ्स का होमवर्क बिल्कुल समझ ही नहीं आता है। ये सुनते ही निर्मला जी
थोड़ा सा उत्साह से भर जाती हैं। वो कहती हैं, तो लाओ बेटा, कॉपी खोलो, मैं देखती हूँ कि तुम्हें क्या परेशानी है। ऐसे ही तुम्हारे पापा भी मैथ के सवालों को लेकर बहुत परेशान होते थे, पर मैं उन्हें अच्छे से सब समझा देती थी। ये सुनकर आरव अपने बैग से कॉपी निकाल कर लाता है और फिर अपनी दादी को दिखाता है। निर्मला जी ध्यान से सवालों को देखती हैं और बोलती हैं, अरे ये तो बेसिक अलजेब्रा है। वो मन में सोचती हैं कि ये तो मैं 30 साल पहले पढ़ाया करती थी। फिर वो आरव को समझाते हुए कहती हैं, देखो बेटा, यहाँ पर पहले x की वैल्यू निकालनी होती है। उनके इतना बोलते ही आरव उन्हें रोक देता है। दादी, आजकल का तरीका बहुत अलग हो गया है, आप बस पुराने जमाने के तरीके जानती हैं। ये सुनकर निर्मला जी फीकी मुस्कान के साथ कहती हैं, अरे बेटा, तो क्या हो गया, गणित तो वही रहती है ना, वो थोड़ी ना बदल जाती है। अरे नहीं दादी, अब तो कैलकुलेटर और कंप्यूटर से सब कुछ करते हैं, आप नहीं समझेंगी। ये कहते हुए आरव अपनी कॉपी बंद कर देता है। बेचारी निर्मला जी चुपचाप उठकर किचन में चली जाती हैं। शाम को जब निश्चय ऑफिस से आता है तो आरव दौड़कर उसके पास पहुंचता है। पापा, मेरा होमवर्क करवा दो, दादी को तो कुछ भी समझ में नहीं आता। इस पर निश्चय हंसकर कहता है, हाँ बेटा, अब सब कुछ डिजिटल हो गया है ना, भला तुम्हारी दादी को ये सब कहाँ समझ आएगा। निर्मला जी ने ये सब सुना लेकिन कुछ भी नहीं बोली। अगले दिन भी मेघा माइक्रोवेव के साथ जूझ रही थी। वो चिढ़कर कहती है, ओफो, मुझे तो लगता है ये मशीन ही खराब है। निर्मला जी एक बार फिर से धीरे से बोलती हैं, बेटी लाओ मैं देख लूं, शायद इसकी सेटिंग में कोई गड़बड़ हो। पर मेघा फिर से उन्हें टोक कर कहती है, माँ जी, आपको ये सब समझ में नहीं आएगा, ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी का है। निर्मला जी ने ध्यान से देखा तो वो समझ गईं कि बस टाइमर को गलत तरीके से सेट कर दिया गया था, लेकिन फिर भी वो चुप रही। दोपहर के वक्त निश्चय फोन पर किसी से बात कर रहा था। हाँ, साइबर सिक्योरिटी का मामला बहुत ही गंभीर हो रहा है, आजकल हैकर्स बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं। निर्मला जी सब सुन रही थी और मन ही मन मुस्कुरा रही थी। शाम को खाना खाते हुए निश्चय ने कहा, माँ, कल मैं आपको एक नया फोन दिला दूंगा, लेकिन देखिए, बस एक शर्त पर, आप प्लीज किसी भी अनजान नंबर से आने वाली कॉल मत उठाइएगा। फ्रॉड का जमाना है और ऑनलाइन कुछ भी मत करिएगा, क्योंकि आपको फिर समझ में नहीं आएगा और फिर हमारी मुसीबत और बढ़ जाएगी। आपकी बहुत इच्छा थी, बस इसीलिए आपको स्मार्टफोन दिला रहा हूं, वरना मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं था। ये सुनकर निर्मला जी ने सिर हिलाया। ठीक है बेटा। जब रात में सब लोग सो गए तो निर्मला जी ने अपना लैपटॉप खोला। स्क्रीन पर रक्षक अकाउंट पर मैसेज था, आज जापान के एक बैंक को साइबर अटैक से बचाना है। ये देखकर वो मुस्कुराई और फिर टाइपिंग करने लगी। सुबह नाश्ते के टाइम आरव फिर से बोला, दादी, आप इंटरनेट चलाना जानती हैं? इस पर निर्मला जी बोली, हाँ बेटा, थोड़ा थोड़ा। तब आरव कहने लगा, नहीं, आपको नहीं आता, आप तो बस किचन में काम करती हैं। ये सुनकर निर्मला जी की आंखों में एक पल के लिए दर्द की लहर दौड़ गई, पर वो हंसकर बोली, हाँ बेटा, दादी सिर्फ खाना बनाना जानती है। पर उनके मन में एक भयंकर हलचल सी मचने लगी थी। कल रात उन्होंने 3 अलग अलग देशों के हैकर्स को मात दे दी थी। दिन भर ऐसी छोटी छोटी बातें चलती रहती थीं, हर कोई प्यार से लेकिन उन्हें बिल्कुल बेगाना समझकर दूर करता रहा। और निर्मला जी चुपचाप सब सुनती मुस्कुराती, लेकिन अपना काम करती रहती। शाम को अकेले बैठकर वो सोचने लगी, मैंने अपनी पूरी जिंदगी परिवार को दे दी, पर अब वही परिवार मुझे कमजोर समझता है। लेकिन फिर उन्होंने अपने उस फैसले को याद किया जिसमें उन्होंने तय किया था कि वो कभी भी शिकायत नहीं करेंगी। तभी दरवाजे के बंद होने की आवाज आती है और घर में सन्नाटा पसर जाता है। निर्मला जी अपने कमरे की खिड़की से देखती हैं कि निश्चय की गाड़ी घर से निकल चुकी थी और मेघा भी अपनी सहेली के साथ शॉपिंग के लिए जा रही थी और आरव भी स्कूल चला गया था। घर में अब सिर्फ वही थी। वो धीरे से सोफे पर बैठती हैं और अपने पुराने फोन को देखती हैं जिसकी स्क्रीन पर धूल सी जमी है। वो बड़े ही उदास मन से फोन को टेबल पर रख देती हैं, जैसे कि कोई बहुत पुरानी याद उतर रही हो। किचन में जाकर अपने लिए चाय बनने रख देती हैं। अदरक की खुशबू हवा में धीरे धीरे फैलने लगती है, लेकिन आज उन्हें कुछ अलग सा लगता है। वो उठकर घर के हर कमरे में जाकर देखती हैं, कहीं कोई भी नहीं है।
बालकनी में धुले हुए कपड़े हवा में हिलते हुए सूख रहे थे। वो वापस ड्राइंग रूम में आती हैं। एक बार फिर से खिड़की से बाहर देखती हैं, फिर जैसे कि कोई निर्णय लेती हैं और तेजी से स्टोर रूम की ओर बढ़ जाती हैं। उनके कदम अब भारी नहीं बल्कि बहुत मजबूत थे। स्टोर रूम में पहुंचकर वो दरवाजा बंद कर लेती हैं। पुराने सामान के बीच से वो गेहूं के बड़े वाले डिब्बे के पास जाकर खड़ी हो जाती हैं। फिर वो चारों ओर एक बार ध्यान से देखती हैं और फिर अपने हाथों से डिब्बे को धीरे धीरे खिसकाती हैं। उस डिब्बे के पीछे एक छोटा सा काले रंग का बैग दिखाई देता है। वो उस बैग को बहुत ही सावधानी के साथ बाहर निकालती हैं, जैसे कि कोई बहुत ही नाजुक चीज हो। बैग की चेन खोलने से पहले वो एक बार फिर से दरवाजे की तरफ देखती हैं और जब वो ये सुनिश्चित कर लेती हैं कि अब वहां कोई भी नहीं है और ना ही कोई आवाज आ रही है, फिर वो उस चेन को पूरा खोलती हैं और अंदर से एक चमकदार लैपटॉप निकलता है जो बिल्कुल नया लगता है। निर्मला जी के चेहरे पर अब वो मासूमियत नहीं है जो अक्सर रसोई में काम करते हुए उनके चेहरे पर दिखती थी। अब उनकी आंखों में एक अजीब सी तेजी और फोकस दिखता है। वो लैपटॉप खोलती हैं, स्क्रीन की रोशनी उनके चेहरे पर पड़ती है और अचानक उनकी उंगलियां कीबोर्ड पर बहुत तेजी से चलने लगती हैं। ये वही निर्मला जी हैं जिन्हें यह कहा गया था कि वो माइक्रोवेव की सेटिंग को समझ नहीं सकती थी, जबकि इधर वो कुछ ही सेकंड में स्क्रीन पर कोड की लाइनें लिखने लगती हैं। उनकी सांसें एकदम शांत हैं, पर आंखों में अजीब सी चमक है। वो पूरी तरह से बदल गई हैं, जैसे कि रात और दिन के बीच का अंतर होता है। बाहर से दिखने में वो वही साधारण गृहिणी हैं, पर अंदर से वो कुछ और ही हैं। स्टोर रूम में इस वक्त सिर्फ कीबोर्ड की आवाज गूंज रही है, क्योंकि वो अब रक्षक बनने की तैयारी कर रही है। कुछ घंटों में वो अपना काम खत्म कर लेती हैं, क्योंकि सबके लौटने का वक्त हो जाता है। फिर इधर जब रात के 11:30 हो चुके होते हैं और घर में सन्नाटा पसरा होता है, तो निर्मला जी अपने कमरे का दरवाजा बंद करती हैं और लैपटॉप खोल लेती हैं। स्क्रीन की नीली रोशनी में उनका चेहरा एक अलग ही आत्मविश्वास से भरा हुआ दिखता है। उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चल रही थीं। रक्षक ऑनलाइन स्क्रीन पर एक मैसेज दिखाई देता है। लंदन के एक बैंक से अर्जेंट मैसेज आता है। रक्षक, हमारे सिस्टम में घुसपैठ हुई है, प्लीज तुरंत हेल्प करो। निर्मला जी अपने चश्मे को ठीक करती हैं। 30 साल के अनुभव की सारी शक्ति उनकी आंखों में चमक उठती है। प्रॉब्लम का विवरण भेजिए। वो तुरंत आंसर टाइप करती हैं। कुछ ही मिनटों में वो समस्या को समझ जाती हैं। जटिल कोड की लाइनें उनके लिए किसी कहानी की तरह बिल्कुल साफ हैं, क्योंकि ये तो उनके लिए बच्चों का खेल है। वो मुस्कुराती हैं और पूरी लगन से सिस्टम की कमियों को ढूंढकर उन्हें ठीक करने में जुट जाती हैं। कुछ घंटों की मेहनत के बाद सिस्टम सुरक्षित हो जाता है और लंदन से थैंक यू का मैसेज आता है। आपकी फीस 5 लाख रुपए अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। ये मैसेज देखते ही निर्मला जी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आती है और वो बिना किसी हिचकिचाहट के उस पूरी रकम को राइजिंग स्टार्स स्कॉलरशिप फंड में भेज देती हैं। इसके बाद दूसरा केस स्विट्जरलैंड से आता है। अस्पताल के डिजिटल सिस्टम में गंभीर समस्या आ गई है, जिससे मरीजों के रिकॉर्ड प्रभावित हो रहे हैं। ये पढ़ते ही निर्मला जी की आंखों में चिंता दिखाई देने लगती है, क्योंकि लोगों की जिंदगियों से जुड़ी किसी भी परेशानी को वो हल्के में नहीं ले सकती थी। रात के 3 बजे तक वो इस समस्या को सुलझाने में लगी रहती हैं और हर चुनौती का समाधान ढूंढ लेती हैं। इसी बीच जापान से एक युवा डेवलपर का मैसेज आता है। रक्षक, मैं एक नया सिक्योरिटी प्रोटोकॉल बना रहा हूँ, पर मैं इस वक्त अटक गया हूँ, प्लीज मेरी मदद करो। निर्मला जी अपनी मातृत्व भावना से भर जाती हैं और कहती हैं, ठीक है बेटा, तुम अपना कोड भेजो। कोड जैसे ही उनके पास आता है, वो बहुत ही धैर्य के साथ उसकी सारी गलतियों को देखती हैं और उन्हें सुधारती हैं। याद रखो, सिक्योरिटी सिर्फ कोड नहीं है, ये विश्वास की बुनियाद है, वो समझाती हैं। वो लड़का उन्हें कई बार थैंक यू बोलता है। निर्मला जी के पास दुनिया भर से मैसेजेस आते रहते हैं, कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी अमेरिका, हर जगह से लोग रक्षक की मदद मांगते हैं, पर कोई नहीं जानता कि ये महान सिक्योरिटी एक्सपर्ट मुंबई के एक छोटे से घर में बैठी हुई एक साधारण सी दिखने वाली दादी माँ हैं। उनकी उंगलियां अभी भी उतनी ही तेज हैं जितनी आज से 30 साल पहले
आईआईटी के ब्लैक बोर्ड पर चौक चलाते समय हुआ करती थी। सुबह के 4:30 बजे तक निर्मला जी ने कम से कम 8 अलग अलग साइबर अटैक को रोक दिया था। 3 स्टार्टअप कंपनियों की उन्होंने हेल्प भी की थी और 2 नई जनरेशन के हैकर्स को सही रास्ता दिखाया था। कम से कम 8 लाख रुपए कमाकर उन्होंने अपने बेटे के द्वारा शुरू किए गए स्कॉलरशिप फंड में डाल दिए थे। लैपटॉप बंद करते हुए उनके चेहरे पर एक संतुष्टि की मुस्कान थी। वो धीरे से उठकर किचन की तरफ जाती हैं क्योंकि अब सुबह हो चुकी थी और सुबह का नाश्ता तैयार करने का समय हो गया था। उनके हाथों में अभी भी वही पुरानी चूड़ियां हैं। उन्होंने वही साधारण सी साड़ी पहन रखी है, लेकिन उनकी आंखों में एक अलग सा तेज है जो उम्र के इस पड़ाव पर भी कभी फीका नहीं पड़ता। रक्षक सो गई है, लेकिन अम्मा तो जाग गई है ना। आज से 30 साल पहले की बात है। आईआईटी बॉम्बे के मैथ डिपार्टमेंट में प्रोफेसर निर्मला नायर का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता था। उनकी क्लास में बैठना किसी भाग्यशाली छात्र के लिए सौभाग्य की बात थी, लेकिन जब छोटा सा निश्चय पैदा हुआ तो निर्मला जी ने अपना करियर खुशी खुशी छोड़ दिया। उन्होंने सोचा कि मैं एक टीचर बाद में हूँ और एक माँ पहले हूँ और मेरी सबसे पहली जिम्मेदारी यही है। वो अपने पति से यही बात कहती थी। आज निश्चय अपने दोस्तों से कभी कभी कहता है कि हाँ यार, माँ ने पहले कभी थोड़ा बहुत पढ़ाया था, लेकिन अब तो बस वो घर का कामकाज ही करती हैं, क्योंकि निश्चय को लगता है कि माँ का प्रोफेसर होना कोई छोटी मोटी या पार्ट टाइम जॉब की बात थी। आजकल की टेक्नोलॉजी तो उनकी समझ से बाहर है। वो अपनी पत्नी मेघा से कहता है और ये सारी बातें किचन में खड़ी हुई निर्मला जी सुनती रहती हैं। उन्हें याद आता है कि कैसे उन्होंने आईआईटी की सबसे डिफिकल्ट मैथमेटिकल थ्योरम को सुलझाया था, लेकिन अब उनके लिए सबसे जटिल समीकरण है कि कैसे अपने बेटे को खुश रखो, कैसे घर को संभालो। निश्चय को एक धुंधली सी याद है कि बचपन में उसकी माँ कहीं पर जाती थी। दादी माँ रोज कहाँ जाती है? वो अपनी दादी से पूछा करता था, तो उसकी दादी कहती थी, बेटा वो बड़े बड़े बच्चों को पढ़ाती है। लेकिन उस वक्त निश्चय को लगता था कि उसकी माँ किसी छोटे से स्कूल में काम करती होगी। माँ, आपको मैथ आती है? 7 साल के निश्चय ने एक दिन अपनी माँ से पूछा था। हाँ बेटा, थोड़ा बहुत आता है, निर्मला जी ने कहा था। उन्होंने अपने पीएचडी के सर्टिफिकेट को अलमारी में छुपा कर रखा था। उन्होंने कभी भी अपने बेटे के सामने अपनी उपलब्धियों का दिखावा नहीं किया था। कई सालों से निश्चय अपनी माँ को केवल रसोई में या फिर कपड़े धोते हुए या उसकी देखभाल करते हुए ही देखता आया है। उसकी नजरों में तो उसकी माँ एक प्यारी सीधी सादी गृहिणी है जो आजकल की मॉडर्न और डिजिटल दुनिया से बिल्कुल बेखबर है। वो अपनी पत्नी मेघा से हंसकर कहता है, माँ को तो स्मार्टफोन चलाना भी नहीं आता है। पर उसे नहीं पता कि वो क्या बोल रहा है। निर्मला जी को अपने पति की लंबी बीमारी के दौरान ना जाने कितनी ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। उन्होंने दिन में घर संभाला, रात में पति की सेवा की और बीच बीच में निश्चय की पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान दिया। लेकिन इस समय अपने करियर के बलिदान को उन्होंने कभी भी दुख की बात नहीं माना था। निश्चय कभी कभार उनसे पूछ लेता है, माँ, आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ पता है? नहीं बेटा, ये सब तो मेरी समझ के बाहर है, निर्मला जी झूठ बोल देती हैं। वो नहीं चाहती थी कि उनके बेटे को लगे कि वो कोई बहुत बुद्धिमान या फिर कैपेबल इंसान है। दरअसल निर्मला जी का दिमाग आज भी उतना ही तेज है जितना कि आज से 30 साल पहले था। जब निश्चय काम की टेंशन में परेशान होता है तो निर्मला जी चुपके से उसकी मुश्किलों को समझने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो कभी भी उसकी डायरेक्ट हेल्प नहीं करती। कभी कभी वो अपने पुराने आईआईटी के दिनों को याद करती हैं। वो बड़े बड़े क्लासरूम, चैलेंजिंग क्वेश्चंस, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, लेकिन फिर निश्चय की हंसी सुनकर वो खुश हो जाती हैं। यही तो मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है, वो सोचती हैं। निश्चय अपने ऑफिस कलीग से गर्व से कहता है, मेरी माँ वर्ल्ड की बेस्ट कुक हैं। लेकिन वो नहीं जानता कि उसकी माँ कभी वर्ल्ड की बेस्ट मैथमेटिशियंस में से भी एक थी। निर्मला जी को ये बात सुनकर तकलीफ नहीं होती, बल्कि खुशी ही होती है। आज भी जब निश्चय कोई टेक्निकल प्रॉब्लम डिस्कस करता है तो वो चुपचाप सुनती रहती हैं। उनके दिमाग में तुरंत सॉल्यूशंस आ जाते हैं, लेकिन वो कभी कुछ नहीं कहती, क्योंकि वो बेटे को अपने दम पर सीखने देती हैं। रात को जब सब सो जाते हैं तो वो कभी कभी अपने पुराने रिसर्च पेपर्स निकाल कर देखती हैं।
निर्मला नायर, क्वांटम मैथमेटिक्स स्पेशलिस्ट, लिखा देखकर एक पल के लिए उनकी आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन फिर वो सारे पेपर्स वापस छुपा देती हैं। निश्चय को नहीं पता कि उसकी सक्सेस के पीछे उसकी माँ की कई सारी खामोश प्रार्थनाएं हैं। वो रोज मंदिर जाकर भगवान से कहती हैं कि मेरे बेटे को कामयाब बनाना, वो जो भी करे उसमें उसे सफलता देना। उसे नहीं पता कि जल्दी ही वो अपनी फॉरगॉटन स्किल्स यूज करके बेटे की मदद करने वाली हैं। रात के 2 बजे निर्मला जी अपने लैपटॉप की नीली रोशनी में चेहरा चमकते हुए तेजी से टाइपिंग कर रही हैं। स्क्रीन पर कोड की लाइंस तेजी से बदल रही हैं और दुनिया भर के डेवलपर्स के मैसेज आ रहे हैं। रक्षक, मेरी कंपनी का सिस्टम हैक हो गया है, प्लीज मेरी हेल्प करो। एक अमेरिकन डेवलपर का मैसेज आता है। वो तुरंत जवाब देती हैं, डोंट वरी, 30 मिनट में सब ठीक हो जाएगा। उनकी उंगलियां कीबोर्ड पर इतनी तेजी से चलती हैं कि लगता है जैसे वो कोई इंस्ट्रूमेंट बजा रही हों। स्क्रीन पर थ्रेट एलिमिनेटेड, सिक्योरिटी रीस्टोर्ड का मैसेज आता है और फिर वो संतुष्ट होकर वापस मुड़ती हैं कि अचानक एक नोटिफिकेशन आता है, पेमेंट रिसीव्ड। और जो भी पेमेंट होता है वो पूरा का पूरा ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए राइजिंग स्टार्स स्कॉलरशिप फंड में एक बार फिर से एनोनिमस डोनर के नाम से ट्रांसफर कर देती हैं। उनके चेहरे पर इस वक्त गर्व की मुस्कान है, जैसे कोई माँ अपने बच्चों के लिए गुप्त रूप से कुछ अच्छा करती है। तब होती है, अब निश्चय की संस्था से जुड़े हुए 10 बच्चे और अच्छे से पढ़ सकेंगे। वो ये सब सोचकर मन ही मन खुश होती हैं। सुबह नाश्ते की मेज पर निश्चय अपने फोन में कुछ देखकर एकदम से चौंक जाता है। अरे वाह, फिर से उस सीक्रेट दाता ने इतने लाख रुपए भेज दिए। वो मेघा को दिखाकर कहता है, अरे यार, ये कौन है जो हमारे फाउंडेशन में इतने सारे पैसे भेजता रहता है। मेघा भी आराम से कहती है, इतना अच्छा इंसान होगा ना ये, ना तो कभी अपनी पहचान बताता है और ना ही नाम। निर्मला जी चुपचाप सुनकर मुस्कुराती हैं और चाय का कप उठाकर घूंट भरती हैं। निश्चय भी अपने चाय के कप को हाथ में लेकर कहता है, माँ, मैं सोचता हूँ ये डोनर जरूर कोई बहुत बड़ा एथिकल एक्सपर्ट होगा, क्योंकि हमेशा सिर्फ रात को ही ये पैसे भेजता है और मैंने नोटिस किया है कि ये साइबर सिक्योरिटी केस के बाद ही होता है। हाँ बेटा, निर्मला जी सामान्य आवाज में बोलती हैं और फिर से चाय पीने में व्यस्त हो जाती हैं। उनकी आंखों में शरारत की एक हल्की सी चमक है, पर चेहरे पर एक सामान्य माँ का भाव। आरव स्कूल जाने की तैयारी करते हुए बोला, पापा, अगर मैं भी बड़ा होकर उन अनजान अंकल की तरह बनूं तो कितना अच्छा होगा ना। निश्चय ने बेटे के सिर पर हाथ रखकर कहा, हाँ बेटा, वो सच में हीरो है। पता नहीं कहाँ रहते हैं, कैसे दिखते हैं। पीछे से ये सब सुनकर निर्मला जी एक प्यार भरी नजर उन दोनों पर डालती हैं और मन में सोचती हैं, अगर तुम दोनों इस बारे में जान जाओ तो कितने हैरान हो जाओगे। दोपहर को निश्चय ऑफिस से फोन करके कहता है, माँ, आज शाम को एक बड़ी मीटिंग है, स्कॉलरशिप फाउंडेशन के बोर्ड मेंबर्स भी आ रहे हैं। ठीक है बेटा, खुश रहना, निर्मला जी जवाब देती हैं। हमारे फाउंडेशन की वजह से अब तक कम से कम 600 बच्चे इंजीनियर बन चुके हैं। माँ के बाद निश्चय बहुत गर्व से कहता है। निर्मला जी मन में खुश होकर सोचती हैं कि और वो सब मेरे पैसों से हुआ है, पर तुम्हें ये कभी पता नहीं चलेगा। शाम को निश्चय खुश होकर घर लौटता है और अपनी माँ से कहता है कि आज बोर्ड ने फैसला किया है कि हम एक और शहर में फाउंडेशन खोलेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। निर्मला जी इतना कहकर चाय बनाने के लिए किचन में चली जाती हैं। अकेले में वो अपने हाथों को देखकर सोचती हैं कि ये हाथ दिन में रोटियां बनाते हैं और रात में दुनिया को बचाते हैं। उस रात फिर से निर्मला रक्षक बनकर काम कर रही हैं। एक नया मैसेज आता है, रक्षक मास्टर, आपकी वजह से मेरी कंपनी बच गई, आपको कैसे धन्यवाद दूं। निर्मला जी टाइप करती हैं, बस अपने काम के साथ हमेशा ईमानदारी रखिए और ज़रूरतमंदों की हेल्प करते रहिए। वो सोचती हैं कि काश ये एक चक्र जैसा है, वो इधर से मदद करती हैं और उधर से पैसा मिलता है और फिर वो पैसा बच्चों की पढ़ाई के लिए जाता है। वो लैपटॉप बंद करके खिड़की से बाहर देखती हैं। काश निश्चय भी जान पाता कि उसकी माँ सिर्फ रसोई में काम नहीं करती है। फिर वो अपने मन को समझाती हैं, लेकिन वो न जाने शायद इसी में भलाई है। वो खुश रहे और मैं चुपचाप दुनिया की सेवा करती रहूं। चांद की रोशनी में उनका चेहरा गर्व और संतुष्टि से चमक रहा है। अगली सुबह निश्चय कॉफी पीते हुए अपनी माँ से कहता है कि आज मैं थोड़ा सा लेट आऊँगा, एक बड़े क्लाइंट के साथ मीटिंग है।
इसके बाद ऑफिस पहुंचकर निश्चय अपनी टीम के साथ मीटिंग शुरू करता है, लेकिन अचानक सारे कंप्यूटर स्क्रीन काले पड़ जाते हैं। आईटी हेड राघव घबराकर चिल्लाता है, सर सर हमारा पूरा सिस्टम हैंग हो गया है। मेन सर्वर पर एक डेंजरस मैसेज दिखाई देता है। आपका डाटा एन्क्रिप्टेड हो गया है और जिस ग्रुप की ओर से ये सब हुआ है उसका नाम स्क्रीन पर दिखता है। निश्चय का चेहरा ये देखकर पीला पड़ जाता है, क्योंकि वो जानता था कि सामने जिस ग्रुप का नाम लिखा था वो बहुत ही बड़ा नॉर्थ कोरियन हैकर ग्रुप है। स्क्रीन पर लाल रंग के अक्षरों में लिखा है 60 करोड़ 3 दिन के अंदर, और नहीं तो सारा डाटा हमेशा के लिए खत्म। राघव हकलाते हुए कहता है, सर सर ये सिर्फ डाटा ही नहीं, हमारे सारे क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स, डिजाइन्स और बैंक की डिटेल्स सब कुछ इसी में है। निश्चय तुरंत ही साइबर क्राइम सेल को फोन करके सब कुछ बताता है, पर इंस्पेक्टर निराशाजनक जवाब देते हैं, सर इस ग्रुप के खिलाफ कुछ भी नहीं हो सकता, ये बहुत ही एडवांस है। कंपनी के सारे कर्मचारी परेशान हो जाते हैं, कुछ तो रोने भी लगते हैं। दोपहर तक पूरी कंपनी में अफरा तफरी मच चुकी होती है। निश्चय बार बार एक्सपर्ट्स को फोन करता रहता है, लेकिन सबका एक ही जवाब आता है, पैसे देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। उसकी सेक्रेटरी रिया परेशान होकर कहती है, सर हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे। ये सुनते ही निश्चय की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे एहसास होता है कि उसकी 15 साल की मेहनत पर पानी फिर गया है। शाम होते होते ऑफिस में सन्नाटा पसर चुका था। निश्चय अकेला अपने कैबिन में बैठा रहता है और स्क्रीन पर घटते हुए काउंटडाउन को देखता रहता है। अब बस बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है। वो अपने बैंक बैलेंस को चेक करता है, घर की पूरी प्रॉपर्टी का हिसाब लगाता है, लेकिन सब कुछ मिलाकर भी 60 करोड़ का 10वां हिस्सा भी नहीं बन पाता। ये सब कुछ सोचकर उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। फिर वो सोचता है कि 200 कर्मचारियों के परिवार का क्या होगा। रात के तकरीबन 10:30 बजे घर पहुंचकर निश्चय सीधा अपने कमरे में चला जाता है। निर्मला जी दरवाजे पर खड़ी होकर पूछती हैं, खाना नहीं खाओगे बेटा? लेकिन निश्चय सिर्फ भूख नहीं है कहकर कमरे का दरवाजा बंद कर लेता है। वो परेशान होकर कई बार उसका दरवाजा खटखटाती हैं, लेकिन निश्चय कोई जवाब नहीं देता। वो अपने कमरे में बैठकर सिर पर हाथ रखकर सोचता है, माँ के इलाज का खर्चा, मेघा की आने वाली प्रेगनेंसी का खर्च, आरव की पढ़ाई का खर्च, सब कुछ कैसे होगा? क्या सब खत्म हो गया है? उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वो पूरी रात जागता रहता है। कभी वो हैकर से बात करने की सोचता है तो कभी बैंक से लोन लेने की उम्मीद में इधर उधर फोन करता है। दूसरे दिन सुबह निश्चय बिना नहाए धोए, बिना कुछ खाए पिए ऑफिस चला जाता है। काउंटडाउन की गिनती अब घटती ही जा रही थी और उसकी टीम के चेहरे उतर चुके थे। सबको लग रहा था कि अब कुछ भी नहीं हो सकता। निश्चय एक आखिरी कोशिश करता है। मुंबई के सबसे बड़े साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट से मिलता है। एक्सपर्ट मिस्टर शर्मा गंभीरता से कहते हैं कि बेटा, इस ग्रुप का एन्क्रिप्शन तोड़ना नामुमकिन है। दुनिया की बड़े से बड़ी कंपनियां भी हार मान चुकी हैं। ये सुनते ही निश्चय की उम्मीद पर पानी फिर जाता है। वो सोचता है कि शायद यही उसकी जिंदगी का अंत है। और फिर उसे अपनी माँ की बात याद आती है, जो हमेशा कहती थी कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। रात के तकरीबन 11 बज चुके थे, पर निश्चय तीसरे दिन भी अपने ऑफिस से वापस नहीं आया था। निर्मला जी किचन में थी और चाय बना रही थी। वो बार बार दरवाजे की तरफ देखती। मेघा भी सोफे पर बैठी अपने फोन में व्यस्त थी। माँ, निश्चय फोन नहीं उठा रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद वो ऑफिस में ही रात को रुकेंगे। ये सुनते ही निर्मला जी धीरे से सिर हिलाती हैं और कहती हैं, हाँ बेटा, इस वक्त निश्चय बहुत ही बड़ी परेशानी में है। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। निर्मला जी तुरंत दौड़कर दरवाजा खोलती हैं तो सामने निश्चय दिखता है। उसकी आंखें भयंकर लाल थीं, बाल बिखरे हुए, कमीज भी अस्त व्यस्त थी। चेहरे पर 3 दिन में ही दाढ़ी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। माँ, इतना कहते ही एकदम से उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं। निर्मला जी अपने बेटे को सहारा देती हैं। बेटा, तुमने ये क्या हालत बना रखी है? वो बिना कुछ जवाब दिए सीधा जाकर सोफे पर गिर पड़ता है। मेघा भी दौड़कर पास आती है। निश्चय, तुम कहाँ थे इतने दिन से? निश्चय बेचारा अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है। उसके हाथ कांप रहे थे। मेघा, माँ, मैं तो बर्बाद हो गया। उसकी आवाज दुख से टूट रही थी। निर्मला जी उसके पास बैठकर उसकी पीठ सहलाती हैं। क्या बात है बेटा?
साफ साफ क्यों नहीं बताते? वह आंखें बंद करके कहता है, मेरी कंपनी हैक हो गई है। मैं 3 दिन से लगातार कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। वो लोग मुझसे 60 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। ये सुनते ही मेघा का चेहरा पीला पड़ जाता है। क्या? 60 करोड़ रुपए? ये तो बहुत ज्यादा है निश्चय। वो दुखी होकर अपने हाथों से अपने चेहरे को ढक लेता है। हाँ, मैं भला इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? इतने पैसों का तो मुझे बैंक लोन भी नहीं मिलने वाला। सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसकी आवाज में बहुत गहरा दुख था। मेरे सारे कर्मचारी, उनकी नौकरियां चली जाएंगी, फिर उनके घर कैसे चलेंगे? ये कहकर निश्चय बुरी तरह से रोने लगता है। निर्मला जी अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर बहुत दुखी हो जाती हैं। सब कुछ कैसे होगा? हमारा घर, आरव की पढ़ाई, मैं ये सब कैसे मैनेज करूंगा? निश्चय को रोता हुआ देखकर मेघा भी रोने लगती है। फिर वो उठकर खिड़की के पास जाता है। वो कहता है, माँ, मुझे लगता है कि जैसे मैं अपने पापा का बेटा ही नहीं हूं, क्योंकि उन्होंने तो कभी भी हार नहीं मानी थी, लेकिन मैं। वो कांपती हुई आवाज में कहता है, मैं तो कमजोर निकल गया। मैं हार गया हूं। इतना हारा हुआ इंसान हूं कि अपने परिवार तक को नहीं संभाल सकता। निर्मला जी अपने बेटे के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखती हैं और बोलती हैं, बेटा, हार जीत तो जीवन का हिस्सा है। ये सब तो चलता ही रहता है, तुम चिंता मत करो। पर निश्चय सिर हिलाकर कहता है, नहीं माँ, इस बार बात अलग है। आपको नहीं पता, यह हैकर्स बहुत ही खतरनाक है। पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती है। मेघा सोफे पर बैठकर बुरी तरह से रो रही थी। निश्चय, अब हमारे सपने, हमारी प्लानिंग, उन सब का क्या होगा? सब कुछ तो बिखर गया है। इसी वक्त आरव भी अपने कमरे से निकलकर बाहर आ जाता है। पापा क्यों रो रहे हैं मम्मी? वो मेघा से परेशान होकर पूछने लगता है तो मेघा अपने बेटे को गले लगाकर कहती है, कुछ नहीं बेटा, जाओ तुम सो जाओ। निश्चय एक बार फिर से आकर वापस सोफे पर बैठता है। माँ, उन लोगों को मुझे कल तक जवाब देना है। अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो वो सारा डाटा डिलीट कर देंगे। फिर तो वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता और उसके गालों पर ढेर सारे आंसुओं की लड़ियां बहने लगती हैं। निर्मला जी तुरंत अपने बेटे के लिए 1 गिलास गर्म दूध लेकर आती हैं और कहती हैं, पहले तुम ये पियो और कुछ खा लो। देखो तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है। निश्चय मना कर देता है, नहीं माँ, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। मैं कैसे कुछ खा पी लूं जब मेरे कर्मचारियों के घर का चूल्हा बुझने वाला है? निर्मला जी पूछती हैं, तुमने पिछले 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है? इस पर निश्चय हाँ में धीरे से सिर हिला देता है और अपना सिर पकड़ लेता है। क्या करूंगा मैं अब? माँ, मैं किससे मदद मांगू? मेरे लिए तो ऐसा लगता है सारे दरवाजे ही बंद हो गए हैं। उसकी आवाज टूट रही थी। निर्मला जी उसके पास बैठकर उसके सिर पर हाथ फेरती हैं। बेटा, हिम्मत रखो। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। देखना, तुम्हारे लिए कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा। पर निश्चय का चेहरा अब निराशा से भर चुका था, क्योंकि उसने हर एक दरवाजा खटखटाकर देख लिया था जहां से उसे कोई उम्मीद की किरण नहीं मिली थी। वो कहता है, माँ, इस बार नहीं, इस बार मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। रात गहरी होती जा रही थी। निश्चय वहीं सोफे पर लेट जाता है और हाथों से अपने चेहरे को ढक लेता है। सब कुछ खत्म हो गया माँ, हमारा परिवार सड़क पर आ जाएगा। ये सुनकर निर्मला जी का दिल भी बैठने लगता है, पर उनके चेहरे पर एक अजीब सी दृढ़ता आ जाती है। वो धीरे से उठती हैं, निश्चय के माथे पर हाथ रखकर चलते हुए कहती हैं, तुम सो जाओ बेटा, तुम देखना, कल तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। निश्चय अपनी माँ से बिना कुछ कहे आंखें बंद कर लेता है और निर्मला जी अपने बेटे को चादर उड़ा देती हैं। फिर वो किचन में चली जाती हैं। वहां पहुंचकर वो गहरी सांस लेती हैं। उनकी आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। वो दीवार पर लगी हुई घड़ी की तरफ देखती हैं। रात के 11 बज रहे थे। अब वो सोचती हैं कि मेरी बारी है। वो मन ही मन धीरे से मुस्कुराती हैं। घर में 1 बजे तक बिल्कुल शांति हो चुकी होती है। निर्मला जी धीरे से अपने कमरे से निकलकर स्टोर रूम की तरफ जाती हैं। वो जानती थी कि आज रात का उनका मिशन सबसे कठिन है, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर दृढ़ संकल्प था। लैपटॉप खोलकर वो रक्षक की दुनिया में प्रवेश करती हैं। स्क्रीन पर इस खतरनाक ग्रुप का नाम चमक रहा था। निर्मला जी की उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चलने लगती हैं। वो मन ही मन सोचती हैं, तो तुम लोग मेरे बेटे की कंपनी को निशाना बनाओगे? ये मेरे होते हुए कभी नहीं हो सकता। वो सबसे पहले उन हैकर्स के आईपी पैटर्न का गहराई से विश्लेषण करती हैं, जिसमें उनकी गणित की पुरानी ट्रेनिंग काम आ रही थी। वो हर एक कोड के
एक एक समीकरण, हर एक इंक्रिप्शन को ध्यान से देखती हैं, जो किसी कठिन पहेली से कम नहीं था। धीरे धीरे निर्मला जी हैकर्स के नेटवर्क में घुसना शुरू कर देती हैं। उन्हें अच्छे से पता था कि उनकी एक छोटी सी भी गलती सब कुछ बर्बाद करके रख सकती है। रात के 2 बजे निर्मला जी का पहला काउंटर अटैक शुरू हो जाता है। वो उनके सर्वर को ट्रेस करने की कोशिश करती हैं, लेकिन ये ग्रुप कोई साधारण हैकर नहीं था। वो लोग कई सारी लेयर्स में छुपे हुए थे। निर्मला जी को याद आता है कि आज से 30 साल पहले उन्होंने इसी तरह के एक बहुत ही जटिल गणितीय सिस्टम पर रिसर्च किया था। 3 बजे तक उन्होंने अपनी पहली सफलता मिलती है, क्योंकि उन्हें एक बैकडोर मिल जाता है। अब वो धीरे धीरे उन लोगों के सिस्टम में घुसने लगती हैं। हैकर्स को पता भी नहीं चल रहा था। इस वक्त निर्मला जी की आंखें स्क्रीन पर बिल्कुल ऐसे टिकी थीं जैसे कि कोई बाघ अपने शिकार पर घात लगाकर बैठा हो। उनकी सांसें तेज चल रही थीं। ये सिर्फ टेक्निकल लड़ाई नहीं थी, ये एक युद्ध था। 15 मिनट के बाद ही अचानक से हैकर्स को पता चल जाता है कि कोई उन्हें ट्रैक कर रहा है। वो तुरंत काउंटर अटैक करते हैं और निर्मला जी की स्क्रीन पर वार्निंग मैसेज आना शुरू हो जाते हैं। पर फिर भी वो हार नहीं मानती। वो अपनी 30 साल की एक्सपर्टीज का इस्तेमाल करती हैं। उनकी उंगलियां अब और भी ज्यादा तेजी से कीबोर्ड पर दौड़ रही थी। 3 बजे का समय उनके लिए सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि हैकर्स ने अपना सबसे मजबूत इंक्रिप्शन छोड़ दिया था। निर्मला जी को लग रहा था कि जैसे वो किसी लेबिरिंथ में फंस गई हों, पर अचानक से उन्हें याद आता है कि गणित में हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। वो एक अलग अप्रोच ट्राई करती हैं। स्क्रीन पर नंबर्स का जाल फैला है, पर निर्मला जी के लिए ये सब कुछ एक सुंदर पैटर्न की तरह है। और बस 10 मिनट के बाद ही उन्हें एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिलता है, क्योंकि उन्हें मेन सर्वर का रास्ता मिल जाता है। अब वो सीधे उनके कमांड सेंटर में पहुंच जाती हैं। उनकी आंखों में धीरे धीरे जीत की चमक बढ़ने लगती है, पर काम अभी भी अधूरा है। उन्हें ऐसा डिफेंस सिस्टम बनाना है जो भविष्य में भी किसी भी अटैक को रोक दे। अब वो अपना मास्टरपीस बना रही हैं, एक ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम जो खुद से अपडेट होगा। उनके हाथ काफी थक चुके हैं, क्योंकि वो कई घंटों से इस काम में लगी हुई हैं। उनकी आंखें भी दुख रही हैं, पर बेटे का चेहरा याद आते ही वो एक बार फिर से नई ऊर्जा से भर जाती हैं। 4 बजे वो लास्ट स्टेज तक पहुंचती हैं और अपने बनाए हुए नए कोड में एक छोटा सा निशान छोड़ती हैं। वही सूरजमुखी का निशान जो वो बचपन में निश्चय के गणित के होमवर्क पर बनाती थी। ये उनकी पहचान है, उनके प्यार का निशान है। निर्मला जी उसे देखकर मुस्कुराती हैं। सुबह 4:30 बजे उनका मिशन पूरा हो चुका था। निर्मला जी ने उस ग्रुप को न सिर्फ हराया था, बल्कि उन्हें इतना मजबूत जवाब दिया था कि वो दोबारा अब इस कंपनी की तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। वो लैपटॉप को बंद करके गहरी सांस लेती हैं। वो जानती हैं कि कल निश्चय की खुशी देखने के लायक होगी। वो धीरे धीरे लैपटॉप को वापस छुपा देती हैं और फिर किचन में जाकर अपने लिए चाय बनाने लगती हैं। पूरी रात की लड़ाई के बाद भी उनके चेहरे पर वही शांति है जो हमेशा उनकी पहचान रही है। सुबह हो चुकी थी। सूरज की पहली किरण खिड़की से आती है। वो खिड़की से बाहर देखती हैं और मन में सोचती हैं कि आज मेरा बेटा बहुत खुश होगा। निश्चय ऑफिस के लिए निकल रहा होता है। वो जैसे ही कार स्टार्ट करता है कि तभी अचानक उसका फोन बजता है। स्क्रीन पर उसके आईटी मैनेजर राघव का नाम दिख रहा होता है। हेलो राघव, क्या बात है? निश्चय की आवाज में अभी भी रात की भारी थकान थी, लेकिन फोन के दूसरी तरफ से खुशी और उत्साह से भरी हुई आवाज आती है। सर सर, आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन चमत्कार हो गया है। निश्चय उलझ जाता है और पूछता है कि कहना क्या चाहते हो? क्या मतलब है? कौन सा चमत्कार? राघव कहता है, सर हमारा पूरा सिस्टम रिकवर हो गया है। हमारा सारा डेटा वापस आ गया है। राघव की आवाज में विश्वास और आश्चर्य दोनों था। निश्चय को लगा कि जैसे उसके कान उसे धोखा दे रहे हैं। वो कुछ गलत सुन रहा है। ये तुम क्या कह रहे हो? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? उसने अपनी कार का इंजन बंद कर दिया। हाँ सर, मैं सच कह रहा हूँ। न सिर्फ हमारा डेटा वापस आ गया है, बल्कि हैकर्स को पूरी तरह से ब्लॉक भी कर दिया गया है। कोई गजब का सिक्योरिटी सिस्टम लगाया गया है। ये सुनते ही निश्चय की सांसें तेज हो जाती हैं। क्या सच में ऐसा है? ठीक है, मैं बस अभी आता हूँ।
किसी को तुम कुछ भी मत बताना। निश्चय भी एकदम से हड़बड़ा जाता है। वो तेजी से कार स्टार्ट करके ऑफिस की तरफ भागता है। पूरे रास्ते उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता रहा कि आखिर ये कैसे हो गया। रात को जब वो ऑफिस से वापस लौटा था तो सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका था, लेकिन सिर्फ कुछ घंटों में ही ये कमाल कैसे हो गया। ऑफिस पहुंचते ही राघव दौड़कर उसके पास आया। सर देखिए, सब कुछ ना सिर्फ ठीक हो गया है बल्कि पहले से भी ज्यादा बेहतर हो गया है। निश्चय मेन सर्वर रूम में जाकर स्क्रीन को देखता है। सच में सारे सिस्टम ग्रीन कलर में चमक रहे थे। रिकवरी कोड मुझे तुरंत दिखाओ, वो राघव से कहता है। राघव तुरंत एक एक करके फाइल्स खोलता है और निश्चय की नजर कोड की लाइनों पर दौड़ने लगती है। एल्गोरिदम बहुत ही ज्यादा कठिन था, लेकिन साथ ही बहुत सुंदर भी था। ये किसने बनाया होगा? वो राघव से पूछता है। क्या तुमने कोई कंसल्टेंट हायर किया था? जिस पर राघव मना कर देता है। नहीं सर, इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता है। ये सब रात में अपने आप ही हो गया। तभी अचानक से निश्चय की नजर एक छोटे से कमेंट पर पड़ती है जो मेन एल्गोरिदम के बीच में लिखा था। सूरज की तरफ देखो, हमेशा आपको रोशनी ही मिलेगी। इस छोटे से सूरजमुखी के निशान को देखकर निश्चय के हाथ कांपने लगते हैं। उसका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगता है। ये निशान तो, ये कहते हुए वह एकदम से लड़खड़ाते हुए कदमों से पीछे हटता है, जिसे देखकर राघव भी घबरा जाता है कि अचानक से निश्चय को क्या हो गया है। वो कहता है, सर क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? पर निश्चय को तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी गहरी खाई में हो। राघव की आवाज जैसे बहुत दूर से आ रही हो। उसके लिए वक्त रुक सा गया था। 30 साल पहले की उसकी सारी यादें तेजी से एक साथ उसके दिमाग में घूमने लगती हैं। वो छोटा सा निश्चय जो रो रहा था क्योंकि गणित का सवाल उससे हो ही नहीं पा रहा था। मम्मी, ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। और फिर उसकी आंखों के सामने उसकी माँ का प्यार भरा चेहरा घूमता है, जिन्होंने उसके हाथ से पेंसिल ले ली होती है। वो कॉपी पर एक सुंदर सा सूरजमुखी बनाकर रख देती हैं। बेटा, गणित बहुत ही ईमानदार होती है। तुम सूरजमुखी की तरह हमेशा सूरज की तरफ देखना, तुम्हें वहां से रोशनी मिलेगी, उम्मीद मिलेगी। ये तो माँ का ही निशान है। यह कहते हुए निश्चय की आवाज कांपने लगती है। राघव ने पूछा, सर आप क्या कह रहे हैं? निश्चय जल्दी से अपना लैपटॉप खोलता है और कोड का पूरा विश्लेषण करना शुरू कर देता है। वो जितना उसकी गहराई में जाता है उतना ही हैरान होता है। ये कोड तो किसी जीनियस का काम ही हो सकता था। इतनी परफेक्शन, इतनी सुंदरता केवल वही व्यक्ति ला सकता था जिसके लिए गणित कोई सब्जेक्ट नहीं बल्कि एक कला हो। ये सब देखकर निश्चय की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके दिमाग में अचानक से अपनी माँ की वो तस्वीर आती है जिस पर उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया था। रोज सुबह का नाश्ता बनाती हुई माँ, शाम को उसका इंतजार करती हुई माँ, लेकिन रात में माँ क्या करती थी? ये सोचते ही वो राघव से कहता है, मुझे भी घर जाना होगा, तुम यहाँ सब कुछ संभालो। ये कहते हुए निश्चय का गला एकदम से रुंध गया था। वो तेजी से ऑफिस से बाहर निकलता है और कार में बैठते ही उसे ऐसा लगा जैसे उसकी पूरी जिंदगी एक झूठ थी। उसने अपनी माँ को पुराने जमाने की कहकर ना जाने कितनी बार इग्नोर किया था। ना जाने कितनी बार उसने कहा था कि आपको ये सब नहीं आएगा, जबकि आज सच्चाई ये थी कि माँ ने उसकी पूरी कंपनी को बचा लिया था। घर का रास्ता आज निश्चय को बहुत लंबा लग रहा था। हर ट्रैफिक लाइट पर रुकते समय वो सिर्फ एक ही चीज सोच रहा था कि आज वो अपनी माँ का चेहरा देखने की हिम्मत कैसे करेगा। उसके हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे। गाड़ी चलाते हुए भी उसके दिमाग से वो छोटा सा सूरजमुखी का निशान हट ही नहीं रहा था। एल्गोरिदम के कोड, कमेंट्स में दिखा वो प्रतीक इतना जाना पहचाना था कि उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। अचानक से बचपन की एक धुंधली याद आई जो अब साफ हो रही थी। जब निर्मला जी किचन में काम कर रही थी और निश्चय परेशान होकर कह रहा था कि मुझे ये सवाल हल नहीं होता। उन्होंने रसोई का काम छोड़कर अपने बेटे को गोद में बिठाया और कहा, दिखाओ तो बेटा क्या है। उस समय निश्चय को समझ नहीं आया कि उसकी माँ इतनी आसानी से वो सारे सवाल कैसे हल कर देती थी जिन्हें उसके टीचर भी मुश्किल बताते थे। देखो बेटा, निर्मला जी ने पेंसिल से कॉपी पर एक सुंदर सूरजमुखी बना दिया था, जैसा कि कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रहा था, जिसका मतलब ये था कि गणित कभी झूठ नहीं बोलता।
निश्चय को याद आया कि हर मुश्किल गणित के सवाल के बाद माँ यही सूरजमुखी बनाती थी। जब निश्चय को अलजेब्रा समझ में नहीं आता था तो वो घंटों बैठकर उसे समझाती थी। एक्स और वाई तो बस छुपे हुए नंबर हैं बेटा, एकदम लुक्का छुपी के खेल की तरह। और फिर से वही सूरजमुखी का निशान। जब वो 10वीं क्लास में था और ट्रिग्नोमेट्री से परेशान हो गया था, तब भी माँ ने देर रात तक उसे पढ़ाया था। साइन, कॉज और टेन सब कुछ इतना आसान लगने लगा था उसे उस रात। और वो प्यारा सा सूरजमुखी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए जब वो गणित की तैयारी कर रहा था, तब माँ ने कहा था, बेटा तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें मेरी मदद की जरूरत नहीं है। लेकिन उनकी आंखों में गर्व साफ दिख रहा था। हे भगवान, ये सब सोचते हुए निश्चय की आंखों से आंसू बहने लगे। 30 साल बाद वही सूरजमुखी का निशान उसकी कंपनी के सिस्टम को बचाने के लिए इस्तेमाल हुआ था। वो समझ गया था कि उसकी माँ सिर्फ एक साधारण गृहिणी नहीं थी, बल्कि वो कुछ और थी, कुछ बहुत बड़ी और खास। उसने हमेशा सोचा था कि माँ को सिर्फ घर का काम ही आता है। मैं कितना अंधा था, निश्चय ने अपने आप से ही कहा। कंप्यूटर स्क्रीन पर वो कोड इतना एडवांस था कि दुनिया के बेहतरीन प्रोग्रामर भी उसे मुश्किल से ही समझ पाएंगे। उसे एहसास हुआ कि जब वो छोटा था तो माँ के पास हमेशा जवाब होता था, किसी भी मुश्किल गणित के सवाल का जवाब, और वो सिर्फ माँ का प्यार समझकर बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। निश्चय ने फिर गाड़ी चलाते हुए अपने आप से ही पूछा, माँ आप कौन हैं? उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे और वो सूरजमुखी का निशान तो जैसे उसकी आंखों में छप ही गया था। फिर वो बचपन की एक एक याद को और ज्यादा गहराई से सोचने लगा, जब अपनी माँ के हाथ में उसे हमेशा किताबें दिखती थी। वो सिर्फ खाना बनाने वाली किताबें नहीं थी। निश्चय ने एक रेड लाइट पर गाड़ी रोकी और गहरी सांस ली। आज उसे अपनी माँ के बारे में सच जानना था। उसे सूरजमुखी के पीछे का असली राज जानना था। इधर कंपनी के बाकी कर्मचारी खुशियां मना रहे थे क्योंकि सिस्टम बच गया था, पर निश्चय का दिमाग तो कहीं और ही लगा था। वो जल्दी से घर पहुंचकर अपनी माँ से बात करना चाहता था। वो बार बार सोच रहा था, क्या मैं अपनी माँ को कभी सही तरीके से देख ही नहीं पाया? शायद मैंने ऐसा ही किया। आज पहली बार उसे लगा कि वो अब तक अंधेरे में था। वो तेजी से गाड़ी चलाकर घर पहुंचा। उसके दिल की धड़कन तेज थी। वो सीधा निर्मला जी के कमरे में गया। उसे अच्छे से पता था कि इस वक्त निर्मला जी पार्क गई होंगी। उनके कमरे की पुरानी लकड़ी की अलमारी के सामने खड़े होकर उसके हाथ कांप रहे थे। धीरे धीरे उसने अलमारी के दरवाजे को खोला, जिससे पुराने कपड़ों की खुशबू आ रही थी। साड़ियों के ढेर के नीचे बिल्कुल अंदरूनी कोने में एक पुराना लिफाफा था। निश्चय ने कांपते हाथों से उसे निकाला। लिफाफे के अंदर एक सर्टिफिकेट था, जिस पर साफ अक्षरों में लिखा था, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे, गणित विभाग में प्रोफेसर पद पर नियुक्त डॉक्टर निर्मला नायर। उसके साथ ही एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो भी थी। सफेद साड़ी पहने हुए एक खूबसूरत युवा महिला ब्लैक बोर्ड के सामने खड़ी थी। उसकी आंखें तेज और आत्मविश्वास से भरी थीं। निश्चय की सांस रुक गई। ये उसकी माँ थी, लेकिन ऐसी जैसे उसने उन्हें कभी नहीं देखा था। तस्वीर में माँ के चेहरे पर वही दृढ़ता थी जो आज भी उनकी आंखों में दिखती है। वो उन्हें हमेशा सिर्फ किचन में देखता आया था, लेकिन इस तस्वीर में वो एक विद्वान थी, एक गुरु थी। न जाने कितने ही छात्रों को उन्होंने पढ़ाया होगा। उसके लिए उन्होंने कितने सपने छोड़े होंगे। निश्चय ने और भी कागजात देखे, पुराने रिसर्च पेपर्स, आईआईटी के अवार्ड स्टूडेंट्स के थैंक यू लेटर्स। निर्मला मैडम, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। एक लेटर में लिखा था, आपकी वजह से मैं इंजीनियर बन पाया। हर लेटर उसकी माँ की महानता का गवाह था। वो सोचने लगा कि उसने जब भी माँ से गणित के सवाल को लेकर पूछा तो उसे पता ही नहीं था कि वो एक जीनियस से पढ़ रहा है। ये सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी माँ को कितना कम आंका था। जो महिला आईआईटी जैसी जगह पर प्रोफेसर थी, उन्हें आज बोला जा रहा था कि वो स्मार्टफोन नहीं चला सकती। जिन्होंने देश के टॉप इंजीनियर बनाए थे, वो अपने बेटे का गणित का होमवर्क तो आसानी से करवा सकती थी। इसके बाद वो हैकर अटैक के बारे में सोचने लगा। ये सब सोचते हुए उसके दिमाग में वो सूरजमुखी का निशान फिर से आया। क्या सच में ये संभव है? क्या उसकी माँ ने ही ये किया है? पर यह कैसे हो सकता है? फिर वो कोड किसने लिखा था? निश्चय ने तस्वीर को फिर से देखा।
उस समय निर्मला जी की उम्र 25 से 26 साल रही होगी। आज 30 साल बाद भी उनकी आंखों में वही चमक थी। उसे एहसास हुआ कि उसकी माँ ने कितना बड़ा त्याग किया था। अपने करियर की सबसे ऊंची चोटी पर होकर भी सब कुछ छोड़कर वो उसके लिए माँ बनी थी। और उसने उनके साथ क्या किया? उन्हें एक बुजुर्ग असहाय महिला समझा जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की चीजें नहीं समझ सकती। निश्चय ने सभी कागजात वापस रख दिए, पर उसने फोटो को अपने साथ रखा। वो ड्राइंग रूम में जाकर सोफे पर बैठ गया, अपने सिर को हाथों में दबा लिया। उसकी माँ का हर त्याग, हर मुस्कान, हर धैर्य अब एक नई रोशनी में दिख रहा था। अब उसे समझ आया कि क्यों माँ ने कभी किसी चीज के लिए शिकायत नहीं की, क्यों वो हमेशा सबकी मदद करने के लिए तैयार रहती हैं। एक सच्चा गुरु हमेशा सिर्फ देता है, लेता कुछ भी नहीं है। शाम का समय हो चुका था। निर्मला जी अपने कपड़े के बने झोले में ताजी सब्जियां और कुछ घर का सामान लेकर वापस लौट रही थी। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह एक शांत मुस्कान थी, लेकिन आज कुछ खास बात थी। झोले का भारी वजन भी उन्हें परेशान नहीं कर रहा था, बल्कि हर एक कदम में एक अजीब सी संतुष्टि थी। वो घर पहुंचती हैं तो दरवाजा खोलने के लिए चाबी निकालती हैं, पर दरवाजा तो पहले से ही खुला था। अरे, क्या निश्चय घर वापस आ गया है? वो मन ही मन सोचती हैं। झोले को संभालते हुए वो धीरे से दरवाजा खोलती हैं। अंदर हल्की सी रोशनी थी। जहां ड्राइंग रूम में निश्चय बैठा हुआ था, पर आज उसके बैठने का ढंग कुछ अलग था। जैसे ही निश्चय अपनी माँ को देखता है तो उठकर खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ जाता है। निर्मला जी दहलीज पर रुक जाती हैं। अपना झोला अभी भी उन्होंने कसकर पकड़ा हुआ है। क्या बात है बेटा? वो धीरे से पूछती हैं। अचानक निश्चय आगे बढ़कर अपनी माँ के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है। ये देखते ही उनके हाथ से झोला छूटकर फर्श पर गिर जाता है और सारी सब्जियां इधर उधर लुढ़कने लगती हैं। लेकिन उनका ध्यान अपने बेटे पर है, जो उनके पैरों को छूने के लिए झुका हुआ है। मम्मी, निश्चय की आवाज कांप रही थी। वो अपनी माँ के पैरों को छूकर अपना माथा उन पर रख देता है। आज ये पैर छूना सिर्फ औपचारिकता नहीं थी, बल्कि उसके दिल की गहराई से निकला हुआ सम्मान था। निर्मला जी बिल्कुल भी हैरान नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो इसी पल का इंतजार कर रही थी। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान फैली हुई थी। वो धीरे से निश्चय के सिर पर हाथ रखती हैं। उठो बेटा। पर निश्चय नहीं उठता। उसके कंधे हिल रहे थे, जैसे वो रो रहा हो। वो समझ जाती हैं कि उनके बेटे को सब कुछ पता चल गया है। फर्श पर बिखरी हुई सब्जियों की ओर देखते हुए वो मुस्कुराती हैं। अरे बेटा, देखो तो सारी सब्जी गिर गई। अब रात का खाना कैसे बनेगा? वो हल्के से हंसते हुए माहौल को सामान्य बनाने की कोशिश करती हैं। निश्चय धीरे से अपना सिर उठाता है। उसकी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी। मम्मी, मैं कितना बड़ा बेवकूफ था। उसकी आवाज में गहरा दर्द था। निर्मला जी अपने बेटे के आंसू पोंछती हैं। बेवकूफ नहीं बेटा, बस तुम अपने ही काम में व्यस्त थे। माँ का काम तो यही है ना कि बच्चों को कोई चिंता ना हो। उनकी आवाज में प्यार था, कोई शिकायत नहीं। निश्चय उठकर तुरंत अपनी माँ को गले से लगा लेता है। तभी निश्चय के दिमाग में वो सीक्रेट डोनेशन करने वाले आदमी की बात आती है। वो अपनी माँ से पूछता है, माँ, क्या मेरे स्कॉलरशिप फाउंडेशन में जो सीक्रेट डोनेशन आती थी वो भी आप ही करती थी? ये सुनते ही निर्मला जी धीरे से मुस्कुराती हैं और हाँ में जवाब देती हैं। तो निश्चय और जोर से रोकर अपनी माँ को ना जाने कितनी बार थैंक यू बोलता है और कसकर गले लगा लेता है। निर्मला जी थोड़ी देर के लिए उसे अपने सीने से लगाए रखती हैं, फिर धीरे से कहती हैं, चलो अच्छा, अब मेरी मदद करो सारी सब्जी उठाने में। फिर दोनों माँ बेटे मिलकर फर्श पर बिखरी हुई सब्जियों को उठाते हैं। निर्मला जी आलू उठाते हुए कहती हैं, आज मैं तेरे लिए आलू मटर की सब्जी बनाऊंगी, तुझे बचपन से ही बहुत पसंद है ना? इस पर निश्चय धीरे से हाँ में सिर हिलाता है। फिर वह रसोई की तरफ जाते हुए कहती हैं, बस एक बात हमेशा याद रख बेटा, माँ का प्यार छुपाने की चीज नहीं होती, चाहे वो खाना बनाकर हो या फिर कंप्यूटर के जरिए। फिर वो कहती हैं, जा हाथ मुंह धो ले, मैं थोड़ी देर में खाना लगाती हूँ। निश्चय वहीं खड़ा रह जाता है अपनी माँ की आवाज को सुनते हुए। आज उसे ये आवाज पहले से भी कई ज्यादा प्यारी लग रही थी। दीवार पर लगी पुरानी तस्वीरों को देखते हुए निश्चय को एहसास होता है कि उसकी माँ हमेशा से ही उसकी हीरो थी, बस उसे ही समझने में इतना ज्यादा वक्त लग गया। वो मन ही मन संकल्प करता है कि आज से कुछ भी छुपाया नहीं जाएगा
और वो अपनी माँ को कभी भी कमतर महसूस नहीं करवाएगा। निर्मला जी तभी किचन से झांक कर कहती हैं, क्या सोच रहा है? चल जल्दी से आ, प्याज काटने में मेरी मदद कर। निश्चय मुस्कुराते हुए किचन की तरफ चला जाता है। आज पहली बार उसे लगता है कि वो अपनी माँ को सच में जानता है। रात के 11 बज चुके थे। घर में शांति थी। निश्चय अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा था, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी निर्मला जी के कमरे की आखिरी वाली खिड़की से हल्की सी नीली रोशनी छन छन कर आती हुई उसे दिखाई देती है। पहले ऐसा होता तो वो अपनी आंखें बंद कर लेता और सोचता कि शायद माँ देर रात तक टीवी देख रही होंगी, लेकिन अब उसे उस रोशनी का मतलब पता था। वो धीरे से उठकर बाहर आता है और अपनी माँ के कमरे के सामने खड़ा हो जाता है। दरवाजे की दरार से कीबोर्ड की आवाज आ रही थी, काफी तेज और एकदम सटीक टाइपिंग की आवाज, ठीक वैसे ही जैसे 30 साल पहले उसकी कॉपी पर पेंसिल चलाते वक्त माँ के हाथों की होती थी। तब भी ये हाथ एक ऐसी दुनिया को समेटे हुए थे जिसके बारे में उसे कुछ पता ही नहीं था। निश्चय की आंखें भीग जाती हैं। ये रात पहली नहीं होगी। शायद 30 सालों से हर रात ऐसे ही वो बैठी रही होंगी। दिन में बेटे का टिफिन बनाना, अपनी बहू की दवाइयाँ याद रखना, पोते का होमवर्क करवाना, और जब सारी दुनिया सो जाती तब जाकर वो खुद वो बनती होंगी जो वो सच में है। वो तुरंत किचन में गया, एक बर्तन में पानी चढ़ाया, माँ की पसंदीदा अदरक वाली चाय बनाई, अदरक डाली, इलायची काट कर डाली। चाय बनाना भी तो उसने अपनी माँ से ही सीखा था। कितनी अजीब बात है, माँ से सब कुछ सीखा लेकिन माँ को कभी जाना ही नहीं। चाय का कप लेकर वो दीवार के पास से गुजरा तो पुरानी तस्वीरों के सामने खड़ा हो गया। पापा की अंतिम यात्रा वाली तस्वीर। उस दिन माँ रोई नहीं थी, बस वो चिंता में डूबी हुई थी। अब उसे समझ आया कि रोने का वक्त ही नहीं था। अगर वो उस वक्त टूट जाती तो फिर इस परिवार को कौन संभालता? दिन में माँ बनकर और रात में एक अनजान रक्षक बनकर अकेले सब कुछ अपने कंधों पर उठाकर रखा था। उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया। कीबोर्ड की आवाज रुक गई। निर्मला जी ने चश्मे के ऊपर से दरवाजे की तरफ देखा। निश्चय को हाथ में चाय का कप लिए खड़े देखा तो उनके चेहरे पर हल्की सी हैरानी आ गई, क्योंकि 30 साल में पहली बार उन्होंने अपने बेटे में ऐसा भाव देखा था। माँ, गरम गरम चाय पीते हुए अपना काम करिए। निश्चय ने कप मेज पर रखा, अपनी माँ की तरफ देखकर मुस्कुराया और फिर कमरे से बाहर चला गया। निर्मला जी अपने बेटे की पीठ को देखते हुए मुस्कुराती रहीं, फिर धीरे से कप को दोनों हाथों में पकड़ लिया। कप की गर्माहट उंगलियों से होते हुए उनके सीने में उतर गई। स्क्रीन के कोने में छोटा सा सूरजमुखी का निशान अभी भी खामोशी से चमक रहा था। ये कहानी सिखाती है कि किसी व्यक्ति की काबिलियत को उसकी उम्र, उसके काम या फिर उसके बाहरी रूप से नहीं आंकना चाहिए। अक्सर जिन लोगों को हम साधारण समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, उनके भीतर असाधारण प्रतिभा, अनुभव और त्याग भी छिपा होता है। साथ ही ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि माता पिता अपने बच्चों के लिए जीवन भर निस्वार्थ भाव से त्याग और प्रेम करते हैं। इसीलिए उनकी इज्जत करनी चाहिए और कभी भी उन्हें कमतर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि उनका अनुभव और ज्ञान हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरा हो सकता है। तो दोस्तों, आप किस शहर से हमारी कहानी सुन रहे हैं और आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाइप दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो मुझे सुपर थैंक्स देकर अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दिखाएं, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही शानदार कहानियाँ लाती रहूं। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और केवल मनोरंजन, प्रेरणा तथा सामाजिक संदेश देने के उद्देश्य से लिखी गई है। कहानी के सभी पात्र, घटनाएं, स्थान और संवाद लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी जीवित या मृत व्यक्ति अथवा वास्तविक घटना से कोई समानता दिखाई देती है तो उसे मात्र संयोग माना जाए। कहानी में दिखाए गए तकनीकी, साइबर सुरक्षा और हैकिंग संबंधी प्रसंग केवल कथानक को रोचक बनाने के लिए हैं। इन्हें वास्तविक सलाह या प्रशिक्षण के रूप में ना लिया जाए। धन्यवाद।